नाउ दिस अलोन सम्स अप द थीम ऑफ द फिल्म, जो कि है कास्ट बेस्ड ऑपरेशन, जिसको बड़ी स्मार्टली इन बर्ड्स के थ्रू सिंबलाइज किया गया है बिकॉज ये तीनों ही बर्ड्स, कबूतर, तोता और कौवा, रैंडम नहीं है। अभी एक और चीज जो कि इस टीजर के वर्ल्ड और सेटिंग को देख के समझ आता है कि ये काइंड ऑफ एक डिस्टोपियन सेटिंग है जो कि थोड़े से पुराने टाइम में सेट हो सकती है, लाइक 1980s या 1990s। वेल, इसी टीजर में एक ऐसी डिटेल है जो कि हमें इस चीज का एग्जैक्ट आइडिया दे सकती है, और वो डिटेल है वी गेट इट नानी, यू आर नो मोर देन नाइस गाय। वी गेट इट। पहले हिट 3 और अब द पैराडाइज, जिसका एक ग्लिम्स हमारे सामने आया है द रॉ स्टेटमेंट ऑफ द पैराडाइज के नाम से। द ग्लिम्स राइट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम स्क्रीम्स कि भाई रॉ सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं, फिल्म का वर्ल्ड भी है। और सेटिंग्स और विजुअल्स के अलावा जो सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता है वो है नानी का नेवर सीन बिफोर लुक। एंड यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि डेफिनेटली नानी एज एन एक्टर अपने इमेज को रीशेप करने में लगे हुए हैं, क्योंकि नानी की स्ट्रेंथ थी फैमिली ड्रामास एंड रोम कॉम्स, देयर इज नो डाउट। एंड ये एक ऐसा टेम्पलेट है विच केप्ट हिम इन अ वेरी गुड लाइट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन अभी आगे जो उनका लाइनअप आ रहा है वो हमको साफ शब्दों में ये बात लिख के बता रहा है, क्योंकि वो शब्द खून से लिखे हुए हैं। तो इन डिटेल बात करते हैं इस ग्लिम्स के बारे में। और हाँ यार, मेरी तबीयत बहुत खराब है तो मेरी आवाज अगर डाउन लगे तो एक्सक्यूज मी, वॉल्यूम बढ़ा लेना। शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो ग्लिम्स शुरू होता है एक नरेशन के साथ, ऑल्दो नरेशन पूरे ग्लिम्स में है एक लेडी के द्वारा, जहां स्टार्टिंग में वो कहती है कि भाई इतिहास ने तोते और कबूतरों के बारे में बहुत कुछ लिखा, लेकिन उसी जात में पैदा होने वाले कौवों के बारे में घंटा भी कुछ नहीं लिखा। इतिहास में सब लोगों ने तोते और कबूतरों के बारे में लिखा, लेकिन उसी जात में पैदा हुए कौवों के बारे में घंटा भी नहीं लिखा। यानी कौवे को ऐसे तड़प के मरते हुए दिखाया जाता है। नाउ दिस अलोन सम्स अप द थीम ऑफ द फिल्म, जो कि है कास्ट बेस्ड ऑपरेशन, जिसको बड़ी स्मार्टली इन बर्ड्स के थ्रू सिंबलाइज किया गया है बिकॉज ये तीनों ही बर्ड्स, कबूतर, तोता और कौवा, रैंडम नहीं है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों ही बर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबोलिज्म होल्ड करती हैं, समझते हैं इसको। तो जो पिजन बर्ड होती है उसको एसोसिएट किया जाता है पीस, लव, इनोसेंस, और कुछ कल्चर्स में इसको धन से भी एसोसिएट किया जाता है। और तोते को एसोसिएट किया जाता है फर्टिलिटी से। इनफैक्ट यहाँ पे यूपी और बिहार में कई जगह ऐसा कल्चर है कि जो नई नवेली दुल्हन होती है उसको एक सिल्वर तोता गिफ्ट किया जाता है ताकि वो एक संतान से ब्लेस हो। इसके अलावा दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद विजडम, और विष्णु और शिव भगवान से भी उन्हें एसोसिएट किया जाता है। वहीं आता है कौवा, जिसको एसोसिएट किया जाता है मृत्यु से। चाइनीज कल्चर में तो इन्हें बैड लक माना जाता है और धोखे का प्रतीक माना जाता है। तो दिस इज जस्ट हाउ द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वर्क्स। भाई तोते और कबूतरों के बारे में लिखा जा रहा है बिकॉज उन्हें अच्छा माना जाता है, तो दे आर गेटिंग द रिस्पेक्ट। और वहीं पे कौवे विच आर ऑल्सो बर्ड्स, उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है बिकॉज उन्हें अच्छा नहीं माना जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन आती है कि भाई ये उन्हीं क्रोधित कौवों की कहानी है, ये क्रोधित हुए उन कौवों की कहानी है। एंड यहाँ पर वो क्रोधित कौवे हैं, वो ऑप्रेस्ड लोग। फिर नेक्स्ट लाइन आती है ये जमानों से बिछाई गई उन लाशों की कहानी है, ये जमानों से बिछाई गई उन लाशों की कहानी है। एंड इन द एग्जैक्ट लाइन हम ये फ्रेम देख सकते हैं, ऐसे स्लम टाइप एरिया है एंड ढेर सारे लोग मरे हुए हैं। एंड इससे जस्ट पहले वाले फ्रेम में वी सॉ अ क्रो डाई एंड द वेरी नेक्स्ट फ्रेम इज दिस, जिससे कि हमको समझ आता है कि ये वही कौवे या फिर हम कहें ये ऑप्रेस्ड लोग हैं जिनको ऐसे बेरहमी से मारा जा रहा है। एंड बाय द वे दिस फ्रेम राइट हियर इज जस्ट अमेजिंग। ऑब्वियसली जो हो रहा है वो अमेजिंग नहीं है, बट द फ्रेम, द कलर ग्रेडिंग एंड एवरीथिंग इज अमेजिंग। एंड यहाँ पे जो कलर ग्रेड है इसको नोटिस करो तो इट वाज रिमाइंडिंग मी अ लॉट अबाउट जवान। फिर उसके बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब मैंने जाके देखा तो मुझे इस चीज का जवाब मिल गया, बिकॉज द कलरिंग ऑफ दिस फिल्म इज डन बाय रेड चिलीज एंड इसके सिनेमाटोग्राफर हैं जीके विष्णु, हु आल्सो डिड द सिनेमाटोग्राफी इन जवान। तो इसलिए ये सिमिलर ग्रीनिश कलर पैलेट हमें यहाँ दिख रहा है। फिर एक और फ्रेम आता है जहाँ ऐसे स्लम का एक्सटेंडेड व्यू हमको मिलता है और यहाँ ऐसे ब्लास्ट हो रहा है। एंड सो फार जो भी हम इस ग्लिम्स में देख रहे हैं वो सिर्फ एक प्री विज है, यानी कि एक प्री विजुअलाइजेशन। मतलब यहाँ जो भी हो रहा है इसको अभी कंप्लीटली रिफाइन नहीं किया गया है, जो कि हम यहाँ पे इस ब्लास्ट को देख के समझ सकते हैं। और ये ऑब्वियस सीजीआई स्ट्रक्चर्स। ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट टीजर है, इसका मतलब कि ये जो शॉट्स हैं ये शायद इस फिल्म में एग्जिस्ट भी ना करें। अब प्री विजुअलाइजेशन जो होता है वो अनडिफाइंड शॉट्स होते हैं वीएफएक्स, सीजीआई एंड फ्रेम्स के। इसमें अभी कंप्लीट रेंडरिंग नहीं की जाती है, इसको बनाया जाता है एज अ कॉन्सेप्ट ताकि जो विजन है फिल्म मेकर का उसका एक आइडिया लगे एंड अगर कुछ चेंजेस करने हो तो ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। एंड एक बार जब सब कुछ डिसाइड हो जाता है तो फाइनल रेंडर करके जो बेटर आउटपुट होता है वो हमारे सामने आता है। अब मैंने यहाँ पे ये चीज इसलिए मेंशन करी बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अ प्रीविज
दिस लुक्स अमेजिंग। एक बार थोड़ा पीछे जाके कंगुआ के ग्लिम्स को याद करो, वो भी ऐसे ही था जहां कॉन्सेप्ट रखा जा रहा था हमारे सामने फिल्म का, बट वहां दैट थिंग वाज ऑब्वियस। एंड यहाँ पे द पैराडाइज में अगर मैंने ये चीज पॉइंट आउट नहीं करी होती तो पता भी नहीं चलता। एंड दिस इज व्हाई दिस इज सो अमेजिंग। फिर नानी की एंट्री होती है फ्रेम में, एंड अगर उसके पीछे बहुत ध्यान से देखो तो हम देख सकते हैं कि लोग गन्स पकड़ के खड़े हैं। एंड इसी में डायलॉग आता है कि एक दगड़ ने आके पूरी जात में जोश जगाया, और वो दगड़ ऑफ कोर्स नानी है जो इसी ऑप्रेस्ड कास्ट को बिलोंग करता है। एंड वो एक रेबेलियन स्टार्ट करेगा अगेंस्ट द पीपल जो कि उसके लोगों को ऑप्रेस कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, यहाँ जो हम ये पीछे लोगों के हाथों में गन्स देख सकते हैं, ये उसी रेबेलियन का पार्ट है। अभी एक और चीज जो कि इस टीजर के वर्ल्ड और सेटिंग को देख के समझ आता है कि ये काइंड ऑफ एक डिस्टोपियन सेटिंग है जो कि थोड़े से पुराने टाइम में सेट हो सकती है, लाइक 1980s या 1990s। वेल, इसी टीजर में एक ऐसी डिटेल है जो कि हमें इस चीज का एग्जैक्ट आइडिया दे सकती है, और वो डिटेल है ये जूते जो कि यहाँ पे नानी के कैरेक्टर ने पहने हुए हैं। अब ये जो हम देख रहे हैं ये है कन्वर्स चक टेलर ऑल स्टार शूज। अब जो कन्वर्स कंपनी है उन्होंने 1917 में बास्केटबॉल शूज बनाना स्टार्ट किए थे, जिसके बाद अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर चक टेलर ने इस कंपनी से रिक्वेस्ट करी कि भाई इन जूतों को थोड़ा रीडिजाइन करो फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट। एंड शूज को रीडिजाइन करने के साथ साथ उन जूतों का नाम भी पड़ गया चक टेलर ऑल स्टार। फिर 1970s तक इन जूतों की पॉपुलैरिटी एज अ स्पोर्ट्स वेयर खत्म हो गई, एंड देन 1980s में दे रीगेन देयर पॉपुलैरिटी एज अ कैजुअल फुटवेयर। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो पैराडाइज का टाइमलाइन है ये 1980s के अराउंड सेट हो सकता है। फिर नेक्स्ट फ्रेम में हम इन कौवों को देख सकते हैं राइजिंग फ्रॉम द ब्लड, और पीछे नरेशन चल रहा है कि भाई थूके जाने वाले कौवों ने तलवार अपना ली, जो कि इस फ्रेम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बहुत कायदे से कि कैसे द क्रोज आर राइजिंग फ्रॉम द ब्लड। और इसके बाद से समथिंग वेरी एक्सट्रीम कम्स अप। हमारा हीरो है, उसके हाथ पे कुछ लिखा हुआ है व्हिच पर्सनली आई फाउंड अ बिट मच। लाइक आई अंडरस्टैंड कि भाई द फिल्म इज सपोज्ड टू बी रॉ एंड एवरीथिंग, लेकिन शॉक वैल्यू के चक्कर में दिस फेल्ट अ बिट मच। और कहीं ना कहीं ये ऐसे वर्ड्स के यूसेज को नॉर्मलाइज कर सकता है आने वाली फिल्म्स में। हाँ, वेस्टर्न सिनेमा में ये चीज बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन फिर उनका कल्चर भी हमसे बहुत अलग है, एंड इंडियन सिनेमा को प्रोग्रेसिव बनाने के और भी बेहतर तरीके हैं। लाइक यहाँ पे इस शब्द का इस्तेमाल हीरो को एलिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, which does not sit well with me. Like, are we supposed to see this as something heroic? Not a great plan. फिर इसी सीन में हम देखते हैं कि वो पानी से गन निकाल रहा है, काइंड ऑफ एक कस्टम गन है जिसमें ऐसे डैगर लगी हुई है। इसका एक बेटर लुक हमें आगे मिलता है तो उसके बारे में आगे ही बात करेंगे। फिर भी गेट अ लुक एट नानी ऐसे ब्रेड्स के साथ ड्रिप्ड इन ब्लड। फिर यहाँ हम देखते हैं ही स्टैंडिंग अबव हिज पीपल एज अ लीडर। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो ऑप्रेस्ड लोग हैं वो एक रेबेलियन कर रहे हैं, और इस रेबेलियन को फ्यूल करेगा नानी का ये कैरेक्टर। वी ऑल्सो गेट अ लुक एट द गन जो उसके पास है। अब एग्जैक्टली यहाँ पे समझ तो नहीं आ रहा है, जैसा मैंने बताया ये एक कस्टम मेड गन है, एंड रियल लाइफ में ऐसा कोई भी डिजाइन या मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो लंबा बैरल है इस गन का उसको देख के मुझे लग रहा है कि दिस इज अ मॉडिफाइड कोल्ड बंट लाइन रिवॉल्वर, एक लॉन्ग बैरल रिवॉल्वर जो कि 19th सेंचुरी में बनाई गई थी। एंड यहाँ पे ऐसे ब्लेड लगा के उसको मॉडिफाई किया गया है। एंड फिर नेक्स्ट फ्रेम में भी सी हिम स्टैंडिंग ऑन दिस गेट, एंड ये जो गेट है दिस लुक्स अ लॉट लाइक 4 कमान गेट्स जो कि हैदराबाद में है, जिससे कि समझ आता है कि ये फिल्म की कहानी हैदराबाद में सेट होने वाली है। एंड यहाँ इस गेट के नीचे ध्यान से देखो तो हम लाशें पड़ी हुई देख सकते हैं। ये उन ऑपरेसर्स की लाशें हो सकती हैं जिनको इन लोगों ने ही मारा है, एंड नाउ देयर लीडर नानी इज स्टैंडिंग ऑन टॉप। एंड ऑल्सो व्हाई आई फील लाइक ये जो सीन है ये जब फिल्म के वर्जन में आएगा तो ये पर्टिकुलर सीन इंटरवल ब्लॉक होने वाला है। I mean, और किसको ऐसा लगता है? Now let's not forget another strong point of this glimpse, और वो है अनिरुद्ध का BGM। Yet again he has delivered some fantastic BGM score जो विजुअल्स और कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओवरऑल ग्लिम्स मुझे काफी अच्छा लगा, एंड जो टॉपिक होने वाला है इस फिल्म का वो काइंड ऑफ सेंसिटिव हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि भाई उसको डील कैसे करने वाले हैं इस फिल्म में। नानी की स्क्रिप्ट सिलेक्शंस हमेशा बढ़िया रही है, चाहे वो रोम कॉम में ही क्यों ना हो, तो यहाँ पर हम इस चीज को ट्रस्ट कर सकते हैं कि भाई कुछ तो बढ़िया आ रहा है। बाकी अभी फर्दर ट्रेलर्स का वेट करते हैं, आगे और चीजें आएंगी तो पता चलेगा हमें और बहुत कुछ। तो भाई ये थे मेरे थॉट्स एंड डिटेल्स, और अगर मुझसे कुछ मिस हो गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। Till then, this is the Pop Culture Net signing off. We'll see you guys in the next video, and thanks for watching.